हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेनक्रियास। पेनक्रियास और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है और इसको आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने पैराथायरॉइड ग्लैंड को कंप्लीट किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज हम पेनक्रियास को स्टडी करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। केमिकल कोऑर्डिनेशन को हम पढ़ रहे हैं और इसके अंदर ग्लैंड्स और हार्मोन्स हमारे पास आते हैं। अब पेनक्रियाज क्या है? एक एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन बोथ जो है ये फंक्शन परफॉर्म करता है। एंडोक्राइन का मतलब है ये अपने हार्मोन्स जो है ये ब्लड के अंदर भी शामिल करता है। कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं इसके जो कि ब्लड के अंदर जाते हैं डायरेक्टली, और कुछ ये ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जो कि किसी डक्ट के थ्रू हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाते हैं। तो इस तरह से ये दोनों एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। पेनक्रियाज इज लोकेटेड एडजेसेंट टू द स्टमक। ये हमारे स्टमक के एडजेसेंट के अंदर मौजूद है, मतलब स्टमक के पास के अंदर मौजूद है। ये इस तरह से स्टमक होगा तो ये स्टमक के नीचे यहाँ पर एक ग्लैंड है जो कि हमें लीफ की तरह, पत्ते की तरह ये ग्लैंड जो है वो दिखता है। तो इसे हम कहते हैं पेनक्रियास ग्लैंड। इट परफॉर्म बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। ये एंडोक्राइन फंक्शन भी देता है, एक्सोक्राइन भी देता है, मतलब ये ब्लड के अंदर भी अपने हार्मोन्स शेयर करता है। और ये एक्सोक्राइन है, मतलब ये डक्ट के अंदर सीधा एक हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये अपने हार्मोन्स भेजता है। तो दोनों परफॉर्म कर रहा है, दोनों फंक्शन ये परफॉर्म कर रहा है। एंडोक्राइन सेल मेकअप ओनली 2% ऑफ द वेट। इसके अंदर एंडोक्राइन जो सेल्स होंगे वो सिर्फ 2% हैं, जबकि बाकी के सेल 98% मौजूद हैं। मतलब ये एक्चुअली एक्सोक्राइन ग्लैंड है। सिर्फ 98% जो है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बाकी का सिर्फ 2% जो है वो ये एंडोक्राइन इसके अंदर सेल्स हैं, और एंडोक्राइन फंक्शन इसका सिर्फ 2% है। तो बहुत ही कम वेट है इसका एंडोक्राइन सेल्स का, मतलब ये अपने हार्मोन्स ब्लड के अंदर बहुत ही कम भेजता है। तो रेस्ट ऑफ द ऑर्गन इज़ एक्सोक्राइन टिश्यूज़। बाकी के जो इसके जो भी सेल्स हैं वो सारे एक्सोक्राइन हैं। और इसका एक्सोक्राइन से जो टिश्यूज़ हैं वो बायोकार्बोनेट आयंस को प्रोड्यूस करते हैं और कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि सीधा जाते हैं किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और वो डाइजेशन के अंदर काम आते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में डाइजेशन के अंदर पढ़ा होगा कि पेनक्रियास से एक जूस आता है जिसे पेनक्रिएटिक जूस कहते हैं, और वो पेनक्रिएटिक डक्ट के थ्रू आता है और वो आके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आके जमा हो जाता है। तो इस तरह से ये बायोकार्बोनेट आयन और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस कर रहा है। इन 1869 अ जर्मन मेडिकल स्टूडेंट, एक जर्मन मेडिकल स्टूडेंट जिसका नाम था पॉल लंगरहैंस, इसने क्या किया, इसने डिस्क्राइब किया सम अनयूजुअल क्लस्टर ऑफ सेल्स। इसने कुछ इस पेनक्रियाज के अंदर देखा कि कुछ अनयूजुअल क्लस्टर्स हैं सेल के जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। ये क्लस्टर सेल के जो है यहाँ पर बहुत सारे क्लस्टर्स जो है अलग अलग तरह ग्रुप्स की शक्ल में यहाँ पर सेल्स जो है वो मौजूद हैं। तो ये ग्रुप बना के इसके अंदर सेल मौजूद हैं, और इन सेल्स को इन्होंने नाम दिया आइलैंड्स ऑफ लंगरहान। ये आइलैंड्स की तरह जो है पानी के ऊपर तैर रहे आइलैंड्स की तरह ये दिख रहे थे, तो इन्होंने नाम दिया आइलैंड्स ऑफ लंगरहान। ये लंगरहान साइंटिस्ट के नाम से आया है, और ये उनके लिए है, अनयूजुअल क्लस्टर्स के लिए, उन सेल के ग्रुप्स के लिए इन्होंने नाम सजेस्ट किया जो कि स्केटर थे, फैले हुए थे इस पूरे पेनक्रियाज पर, और इन क्लस्टर का नाम लंगरहान्स रखा गया, आइलेट्स ऑफ लंगरहान। क्लस्टर्स ऑफ एंडोक्राइन सेल्स दैट सीक्रेट टू हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्लस्टर्स एक्चुअली किसके थे? एंडोक्राइन सेल्स के थे, और ये एंडोक्राइन सेल क्या करते हैं, हार्मोन्स को, दो हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं, और ये दोनों हार्मोन्स हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर जाते हैं और वहाँ से ये ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर हमारे पास आइलैंड्स आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर ये जो है छोटे छोटे जो ग्रुप्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक्चुअली आइलैंड्स ऑफ लंगरहैंस हैं। और इस एक आइलैंड ऑफ लंगरहैन को अगर आप यहाँ पर बड़ा करके देखें तो इसके अंदर आपको दोनों सेल्स मिलेंगे। एक तो एक्सोक्राइन सेल्स जो कि यहाँ पर बाहर के अंदर मौजूद हैं, और बाकी के अंदर के ये आपको एंडोक्राइन सेल्स जो है ये दिख रहे हैं। अब एंडोक्राइन सेल के अंदर भी टाइप हैं, अल्फ़ा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। और यहाँ पर ये जो है दो हार्मोन्स को हमारी बुक के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। एक अल्फ़ा सेल प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकागोन को, और बाकी बीटा सेल जो है ये इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। तो दो हार्मोन्स यहाँ से हमारे पास आ रहे हैं। और डेल्टा सेल ये सोमेटोस्टेटिन को सीक्रेट करते हैं जो कि हमारे इस यहाँ पर कोर्स के अंदर नहीं।
तो हर एक आइलैंड ऑफ लंगरहैन के अंदर क्या है, दो तरह के सेल्स हैं। ईच आइलैंड हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अल्फ़ा सेल्स। एक अल्फ़ा सेल है, इनकी अल्फ़ा सेल की पॉपुलेशन है, मतलब बहुत सारे अल्फ़ा सेल्स एक लंगरहैन के अंदर, एक आइलैंड के अंदर मौजूद हैं। विच सीक्रेट पेप्टाइड हार्मोन ग्लूकागोन। ये ग्लूकागोन एक पेप्टाइड टाइप का हार्मोन है, और ये ग्लूकागोन एक्चुअली कहाँ से, अल्फ़ा सेल से सीक्रेट हो रहा है। अल्फ़ा सेल जो है, इनके बेसिस पे ऐसे ही नाम जो है इनका सजेस्ट किया है, एक को अल्फ़ा एक को बीटा सेल्स कहा गया है। और यहाँ पर पॉपुलेशन ऑफ बीटा सेल भी मौजूद है इस आइलेट के अंदर, और ये बीटा सेल एक्चुअली एक दूसरा पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट करते हैं जिसका नाम है इंसुलिन। तो ग्लूकागोन और इंसुलिन ये दोनों हार्मोन्स जो है यहाँ पर मौजूद हैं, और ये दोनों कहाँ से, अल्फ़ा और बीटा सेल से सीक्रेट हो रहे हैं। अब यहाँ पर ये दो हार्मोन्स क्या हैं, एंटागोनिस्टिक हैं। अब एंटागोनिस्टिक है मतलब इनका फंक्शन क्या होगा, दोनों का फंक्शन एक दूसरे से अपोजिट होगा, एक दूसरे के अगेंस्ट होगा। दो और हमने हार्मोन पढ़े थे, एक पैराथायराइड हार्मोन जो कि पिछली वीडियो में, और दूसरा कैल्सीटोनिन, वो दोनों भी आपस में एंटागोनिस्टिक थे। और यहाँ पर ग्लूकागोन और इंसुलिन ये भी दोनों आपस में एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स हैं दैट रेगुलेट द कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। ये दोनों क्या करते हैं, मिल के ग्लूकोज की कंसनट्रेशन को मेंटेन करते हैं, जबकि वहाँ पर वो दोनों क्या कर रहे थे, कैल्शियम की कंसनट्रेशन को मेंटेन कर रहे थे, और यहाँ पर ये ग्लूकोज की कंसनट्रेशन को मेंटेन करते हैं। ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो एक हार्मोन रिलीज़ होगा, वो उसको कम करने की कोशिश करेगा, जबकि ग्लूकोज अगर कम हो गया तो उसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी यहाँ पर। अब व्हेन ब्लड ग्लूकोज रेजेस, जब ब्लड का ग्लूकोज बढ़ जाता है, स्पेशली आफ्टर अ मील, जैसे कि हमारे पास जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पास ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो इंसुलिन रिलीज़ होता है। और ये इंसुलिन क्या करता है, ये इंसुलिन मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द बॉडी टेक अप ग्लूकोज। ये इंसुलिन जो है क्या करता है, स्टिमुलेट करता है सेल को कि वो ग्लूकोज को ले लें। सेल ग्लूकोज को लेंगे, उसको यूज़ करेंगे मेटाबॉलिज्म के अंदर, और उससे एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे, तो ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड के अंदर कम होगा। तो इस तरह से ये हमें मेटाबॉलिज्म के अंदर भी काम आ रहा है कि आइदर मेटाबॉलाइज इट फॉर एनर्जी। सेल जो ग्लूकोज ले लेंगे उनको ये स्टिमुलेट करेगा कि वो या तो एनर्जी के अंदर उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करें, या तो वो उसको फैट के अंदर कन्वर्ट करके स्टोर कर दें, फैट के अंदर या ग्लाइकोजन के अंदर। अब ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन एक स्टोर हाउस है ग्लूकोज का। जब ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है, सेल्स के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, उसको ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर कर उसको स्टोर कर देते हैं लिवर के अंदर। तो यहाँ पर ये इंसुलिन क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा सेल्स को, ताकि वो ग्लाइकोजेनेसिस करें और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करके स्टोर कर दें हमारे लिवर के अंदर। तो यहाँ पर ये दो प्रोसेसेस होंगे, एक तो हमारी रेस्पायरेशन बढ़ेगी, रेस्पायरेशन का रेट बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, ग्लूकोज यूज़ होगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। दूसरा, ग्लाइकोजन के अंदर ग्लूकोज कन्वर्ट होगा, और उससे क्या होगा, हमारे यहाँ पर ये स्टोरेज हो जाएगी इसकी, ग्लूकोज ग्लाइकोजन की, और फैट की स्टोरेज हो जाएगी। फैट के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं ग्लूकोज को। तो इस तरह से ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ज़्यादा था ग्लूकोज तो उसको यूज़ करके कम करवा दिया। बाय फार मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरेज ऑर्गन फॉर ग्लाइकोजन इज़ लिवर। तो ज़्यादातर ग्लाइकोजन जो है ये लिवर के अंदर स्टोर किया जाता है, लिवर के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है व्हेन ब्लड ग्लूकोज ड्रॉप्स, जब ब्लड का ग्लूकोज कम हो जाए तो हमारे पास रिलीज़ होता है ग्लूकागोन। और ये ग्लूकागोन क्या करता है, यहाँ पर स्पेशली जब हम ब्रेकफास्ट नहीं करते, ब्रेकफास्ट इंसान नहीं करता, तो इंसान के अंदर ब्लड का ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, और उसकी वजह से हमारे पास ग्लूकागोन जो है ये रिलीज़ होता है और एक्टिवेट हो जाता है। इट एक्टिवेट्स लिवर, ये लिवर को एक्टिवेट करता है। एंजाइम दैट ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन, ये हमारे पास ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करवाएगा। वहाँ पर क्या हो रहा था, वो ग्लाइकोजन को बना रहा था, जबकि ये ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करवाएगा और उससे ग्लूकोज रिलीज़ होगा। अब वहाँ से ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन जो है ये रिएक्शन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ग्लाइकोजन से क्या होगा, ग्लूकोज बनेगा। तो ग्लाइकोजन टूटेगा, ग्लूकोज हमें मिल जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज हमारे पास कम है। इनटू द ब्लड, ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज शामिल हो जाएगा। आल्सो प्रोमोट लिपिड ब्रेकडाउन, इसके अंदर लिपिड की भी ब्रेकडाउन की जाती है, क्योंकि लिपिड से भी हमें ग्लूकोज मिलता है। और साथ में फैटी एसिड्स भी मौजूद होते हैं, उसको भी मेटाबोलाइज करके उससे एनर्जी हासिल की जाती है, क्योंकि ग्लूकोज कम है तो फैटी एसिड की भी मेटाबॉलिज्म से हमें एनर्जी मिल सकती है। तो इस तरह से डिफरेंट सब्सटेंस यहाँ पर और भी यूज़ किए जाएंगे ग्लूकोज को हासिल करने के लिए।
अब कुछ डिफ़ेक्ट आ जाते हैं जिससे हमारी इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है और उसकी वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको देख लेते हैं। डिफेक्ट इन इंसुलिन प्रोडक्शन रिलीज आर रिसेप्शन बाय टारगेट सेल्स रिजल्ट इन डायबिटीज़ मेलाइटिस। डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या है? एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर हमारी ब्लड का ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। और ये क्यों बढ़ता है? क्योंकि इंसुलिन जो है इसकी प्रोडक्शन या कम हो जाती है या तो ये सही से फंक्शनल नहीं हो पाता है, हमारे टारगेटेड सेल इसको सही से टेक ओवर नहीं करते हैं, इस पे रिएक्ट नहीं करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। इंसुलिन का मतलब इंसुलिन अपना काम नहीं करता है, उस वजह से हमें डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकता है। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस ये ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ब्लड का ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है क्योंकि उसको इंसुलिन उसको उस कंडीशन को मेंटेन नहीं कर पाता है। या कंडीशन इन विच ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हाई, हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है और जैसे ही हम कोई शुगर का इंटेक करते हैं तो और ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, मतलब और ज़्यादा बढ़ता है जैसे ही हम कोई शुगर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये काम होता है। लेक ऑफ फंक्शनल इंसुलिन in diabetes causes the body to rely much more and heavily on fats as a source of energy leading to high circulating level of lipid। इसके अंदर लिपिड्स की सर्कुलेशन जो है वो बढ़ जाती है क्योंकि बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, इंसुलिन लेक हो रहा है, इंसुलिन फंक्शनल नहीं हो रहा है और ये इसकी वजह से हमारे फंक्शन डिस्टर्ब हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर लिपिड का जो इंटेक है वो बढ़ जाएगा। हमारी एनर्जी सोर्स क्या हो जाएगी, फेट हो जाएगी। फेट को यूज़ किया जाएगा एनर्जी के लिए, इंक्लूडिंग कोलेस्ट्रॉल, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है। सिवियर डायबिटीज़ काजेज फेट डिपॉजिट इनटू द ब्लड। अब अगर बहुत ही ज़्यादा डायबिटीज़ है तो उसकी वजह से फ़ेट जो है वो हमारे ब्लड वेज़ल के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। मतलब ब्लड वेज़ल के अंदर इस तरह से फ़ेट आ जाएगा और ब्लड वेज़ल के अंदर अगर फ़ेट आ गया तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि डायमीटर यहाँ से कम हो गया है, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। हार्ट की डिजीज़ होने लगेगी और यहाँ पर फैटी डिपोजिशन इन स्मॉल वेजल्स, छोटी वेजल्स के अंदर अगर फैट की डिपोजिशन हो जाए, मतलब फैट जो है वो छोटी वेजल्स के अंदर इस तरह से उसको ब्लॉक कर दे तो वहाँ पर हमें डैमेज भी हो सकता है। हमारी आँखों के अंदर छोटी वेजल्स मौजूद हैं तो आँखों के अंदर रेटिना का डैमेज हो सकता है, उससे हम इंसान जो है वो ब्लाइंड हो सकता है, इंसान की आँख जो है वो आँखों की रोशनी चली जाती है, लीडिंग टू ब्लाइंडनेस, इंसान जो है वो अंधा हो जाता है। एंड किडनी लीडिंग टू फेलियर, और किडनी की अगर छोटी सी मेम्ब्रेन के अंदर कहीं पर अगर फैट जो जमा हो जाए किडनी के अंदर तो वहाँ पर किडनी फेलियर भी हो सकता है, किडनी फंक्शन अपना लूज़ कर सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स किस वजह से होंगी, हमें डायबिटीज़ की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास हो सकती हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें ग्लूकोज़ को ठीक करना होगा, इंसुलिन को ठीक करना होगा और इंसुलिन के लेवल को मेंटेन करना होगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये आप देख सकते हैं, इसको आप देखें तो हमें पूरा यहाँ पर फंक्शन समझ में आ जाएगा। जब ब्लड का ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाए, ब्लड का ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए तो क्या होता है, तो हमारे पास पेनक्रियाज जो है इंसुलिन को रिलीज़ करता है और इंसुलिन रिलीज़ होता है तो ये क्या करता है, ग्लूकोज को यहाँ पर ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करवाता है। मतलब ग्लूकोज यहाँ से ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट होगा तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर दूसरी कंडीशन है कि अगर हमारे पास लो हो जाए ब्लड का लेवल, अगर ब्लड के अंदर शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल लो हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से ये ग्लूकागोन जो है ये रिलीज़ होगा और ग्लूकागोन क्या करेगा, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करवा देगा ग्लूकोज के अंदर। मतलब ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होगी, ग्लूकोज प्रोड्यूस हो जाएगा और ये ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा, ये हमारी ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देगा। तो ये इन दोनों का फंक्शन आपस में अपोजिट है, एंटागोनिस्टिक है। और यहाँ पर हम अब पढ़ते हैं डायबिटीज़ को, जब हमारे पास जो इंसुलिन है वो इंसुलिन का यहाँ पर डिसऑर्डर हो रहा है, इंसुलिन कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो इसकी वजह से। अब डायबिटीज़ के दो टाइप्स हैं, एक होता है डायबिटीज़ टाइप 1 और दूसरा होता है डायबिटीज़ टाइप 2। तो डायबिटीज़ टाइप 1 को देखें, हमारे पास क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये हमारा इम्यून सिस्टम खुद से जो है हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। अब ऑटो इम्यून का मतलब है इम्यून सिस्टम खुद के ही सेल्स को ना पहचाने और खुद के ही सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दे, ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। द इम्यून सिस्टम अटैक्स एंड डिस्ट्रॉय इट्स ऑन बीटा सेल्स। इम्यून सिस्टम कभी कभी खुद के ही पेनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, उनको मार देता है,
उन पर अटैक कर देता है और ये इम्यून का डिसऑर्डर है, हमारे इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से हमारे बीटा सेल ख़त्म हो जाते हैं। और बीटा सेल जब मर जाते हैं सो लिटिल आर नो इंसुलिन इज प्रोड्यूस, तो बीटा सेल ही इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रहे थे, तो अब इंसुलिन कोई भी प्रोड्यूस नहीं होगा, या तो बहुत ही कम प्रोड्यूस होगा या तो बिल्कुल ही ये क्या हो जाएगा, इंसुलिन की प्रोडक्शन बहुत ही बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। और अगर बंद हो गई तो उसकी वजह से इंसुलिन बॉडी को नहीं मिलेगा, यूजुअली काजेज द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट बीटा सेल। और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि बॉडी हमारी जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर देती है बीटा सेल के अगेंस्ट, और वो एंटीबॉडीज़ बीटा सेल को ख़त्म कर देती हैं क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब है और वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है और वो एंटीबॉडीज़ हमारे बीटा सेल को ख़त्म कर रही है। और ये आइलैंड्स ऑफ लंगरहैन के अंदर ये बीटा सेल्स होते हैं तो उनको ख़त्म कर देती है। इट इज़ ट्रीटेड बाय यूजिंग इंसुलिन इंजेक्शन। अब देखें पहले क्या होगा, हमारे पास इम्यून सिस्टम बीटा सेल को ख़त्म करेगा, जिसकी वजह से इंसुलिन क्या हो जाएगा, या तो बहुत ही कम हो जाएगा या तो ख़त्म हो जाएगा। और इंसुलिन अगर नहीं होगा तो अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है तो उसको कम कौन करेगा, तो उसको कम कोई नहीं कर पाएगा, तो इसके अंदर हमारे पास ब्लड का ग्लूकोज का लेवल बढ़ता ही रहेगा और बढ़ता हुआ ब्लड का ग्लूकोज का लेवल हमें डायबिटीज़ करवाता है। तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ है जिसके अंदर हमारा इंसुलिन की लेवल कम हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाती है ब्लड के अंदर। और इसे हम ट्रीट कर सकते हैं। इसकी ट्रीटमेंट ये है कि आप आर्टिफिशियल इंसुलिन यूज़ कर लें। इंसुलिन जो है वो इंजेक्शन के तौर पे आपको ये हार्मोन मिल जाता है, तो हार्मोन को आप इंजेक्शन के तौर पे जो है यूज़ कर लें। और ये हार्मोन एक्चुअली जब यूज़ किया जाता है तो हमारे पास बॉडी के अंदर ये इंसुलिन वही काम करता है जो कि ओरिजिनल इंसुलिन करता है। अब ये जो इंसुलिन है ये एक्चुअली कहाँ से लाया जाता है, ये किसी एनिमल से लाया जाएगा ये इंसुलिन, या तो ये आर्टिफिशली प्रोड्यूस करवाया जाता है बैक्टीरिया के एक्शन से, बैक्टीरिया की वजह से ये इंसुलिन को प्रोड्यूस किया जाता है और ये डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए इस इंसुलिन को यूज़ किया जाता है। उसके बाद है डायबिटीज़ टाइप 2। डायबिटीज़ टाइप 2 जो है ये एक्चुअली हमारे इंसुलिन के कम होने की वजह से नहीं है। डायबिटीज़ टाइप 1 जो है इंसुलिन के कम होने की वजह से थी, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, इसके अंदर डायबिटीज़ टाइप 1 के अंदर ये जेनेटिकली होता है, जेनेटिक हिस्ट्री है, ये हमारे जीन्स की वजह से होता है, मतलब इनहेरिटेंस की वजह से। और इसके अंदर ओबेसिटी हो जाती है, इंसान मोटा हो जाता है और स्ट्रेस हो जाती है इंसान को, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेंशन होगी क्योंकि मोटापे के अंदर हमारा ब्रेन इफ़ेक्ट होता है। और लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से ये होता है या ओल्ड एज की वजह से। तो इसकी वजह से यहाँ पर मतलब एक्सरसाइज ना करे कोई इंसान, या इंसान की उम्र ज़्यादा हो चुकी है तो उसको ये डायबिटीज़ हो सकती है। तो इसके अंदर क्या होता है, इन टाइप 2 इंसुलिन इज़ प्रोड्यूस, इसके अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा होता है, हमारे बीटा सेल जो है इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इंसुलिन नहीं आ रहा। बट द बॉडी सेल्स जो कि टारगेटेड सेल्स हैं जो कि इंसुलिन को रिस्पॉन्स करते हैं, उनके अंदर कोई डिफेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं मिलता। मतलब जो इंसुलिन आ रहा है उसको कोई रिसेप्टर बाइंड ही नहीं कर रहा, और अगर बाइंड नहीं करेगा तो एक्शन कैसे करेगा कोई ना कोई सेल, और एक्शन नहीं होगा तो हमारे पास फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। तो इंसुलिन को सिर्फ रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं टारगेटेड सेल, बाकी इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा होता है। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय अडॉप्टिंग लो कार्बोहाइड्रेट लेवल। तो ये जो बीमारी है टाइप 2, इसके अंदर इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है अगर आप बहुत ही कम शुगर जो है वो लें और बहुत ही लो कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट जो है वो खाएं। आप खाना जो खा रहे हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम होने चाहिए, ताकि जो है ग्लूकोज का लेवल बढ़े ही ना। और इंसुलिन तो वैसे भी आ रहा है लेकिन फंक्शनल नहीं है, इंसुलिन फंक्शन नहीं कर रहा है, तो इसीलिए डायबिटीज़ को इसको ट्रीट करना मुश्किल है। तो ये था आज का लेक्चर, होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एड्रेनल ग्लैंड को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।